कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज की इस कड़ी में आपसे बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में, उस मुद्दे के बारे में जो मैंने आपको नोट्स के द्वारा दिया है। साथियों 30 नंबर की साइकोलॉजी थी, जिसमें मैंने 30 नंबर के आपके 21 रुपए के जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसका आपका सबसे बड़ा प्रश्न था कि सर हमको याद तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं नोट्स, लेकिन एक बार अगर रिवीजन हो जाता तो मजा ही कुछ और होता। तो उस आपके मजे को दुगुने करने के लिए मैं पूरी आपके साइकोलॉजी का रिवीजन करवाने वाला हूं। उस कड़ी में पहली अपन आपके यूनिट लेकर आए हैं बाल विकास। साथियों बाल विकास के अंदर से कम 5 सवाल यहां से निकलकर आएंगे। साथियों तो उन 5 सवालों को कंठस्थ करने के लिए आज इस अपने 30 मिनट से ज्यादा की क्लास हो सकता है हो जाए, लेकिन उस 30 मिनट में आपको कम से कम 5 सवाल अगर आपको मिलते हैं तो मैं कहता हूं कि वो 30 मिनट के बजाय अगर 1 घंटे की भी क्लास हो ना साथियों, तो बस ये आना चाहिए कि आनंद आ जाए सर क्लास लेकर के। तो उसी प्रकार से आनंद आपको मिलता रहना चाहिए, और वो आनंद प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, क्लास के लास्ट तक बने रहना होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप क्लास के लास्ट तक बने रहते हो तो इस पूरे बाल विकास के जो यूनिट है आपके, वहां से सवाल गलत नहीं हो सकता। साथियों बाल विकास की अगर मैं बात करूं तो साथियों मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो पहला सवाल निकल कर आता है आपकी अवस्थाओं से। किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, शैशवावस्था, यहां से सवाल निकल कर आता है। इनके अलावा इनके जो वंशानुक्रम वातावरण है वहां से सवाल निकल कर आता है। इनके अलावा जो इनके नियम दिए गए हैं, आपके एरिक्सन ने दिया है, मनोविश्लेषणात्मक दिया है, यहां से सवाल निकल कर आता है, और एक आधा सवाल इनकी परिभाषाओं से भी निकल कर आता है। साथियों तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले बर्क के अनुसार बाल विकास बर्क क्या कहता है? बर्क यह कहता है कि ये जो बाल विकास की कड़ी है ना, ये जो बाल विकास है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व से अर्थात गर्भावस्था से ही और किशोर अवस्था अथवा परिपक्व अवस्था से होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अर्थात गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक जो अध्ययन किया जाएगा उसी को क्या कहा गया है? बाल विकास कहा है। किसने कहा है साथियों? बर्क ने कहा है। उसके बाद में यहां से अच्छे सवाल बनेंगे। साथियों 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने 3.5 का एक वर्ष था, पुत्र था उनका अल्बर्ट ने क्या नाम क्या था, उनके आधार पर ही उन्होंने क्या करी, बेबी बायोग्राफी तैयार करी थी। साथियों देखो लैंग्वेज ऐसी है कि आपको लगभग यहीं की यहीं पे पूरा लगभग याद करवाने की कोशिश करूंगा मैं। जो ट्रिक है मैंने यहाँ पर लिख रखी है वो किस तरीके से मैंने बनाई है वो भी आज विस्तार से बताऊंगा। साथियों 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत ही इनके जन्मदाता स्टैनली हॉल है। अब देखो आंदोलन हॉल में होते हैं, तो पहली बार बाल विकास के ऊपर आंदोलन हुआ था वो किसने करा था? स्टैनली हॉल ने। तो आंदोलन कहाँ होते हैं? हॉल में होते हैं। साथियों स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। इतना कोई खास मोस्ट नहीं है। स्टैनली हॉल को बाल विकास अध्ययन का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, बाल विकास जनक किसे कहा जाता है? बाल विकास अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है साथियों? स्टैनली हॉल को कहा जाता है। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह सबसे पहला कहां पर खोला गया था साथियों? न्यूयॉर्क में खोला गया था। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 के अंतर्गत हुई है। साथियों बाल विकास का अर्थ तो तक हो गया। अब इस मोटा मोटी बात करें, जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक बच्चे के जो विकास का अध्ययन किया जाता है उसी को कह देंगे बाल विकास। बाल मतलब बालक का विकास का जो अध्ययन किया जाएगा जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का, उसी को अपन क्या कह देंगे? बाल विकास कह देंगे। साथियों अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, क्योंकि पात्रता का एग्जाम है, सबको साथ लेकर के बढ़ना है। मेंस में भी आपको चाहिए कि वही दोस्त जो अभी पात्रता आपके साथ तैयारी कर रहा है वही आपके साथ मेंस में रहे। तो क्या करना है, उसको भी हाथ पकड़ के इस क्लास की तरफ ले आइएगा। साथियों देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं व्यक्ति की जो लंबाई होती है उसका संबंध अभिवृद्धि से होगा, और व्यक्ति के जो लंबाई के साथ साथ जो गुण है उसका संबंध किससे होगा साथियों? विकास होगा। तो यहां से अगर समझेंगे तो अभी जितने भी अगर अंतर की बात करेंगे तो अभिवृद्धि और विकास, तो लंबाई में जो आपके चेंजेस हो रहे हैं वो अभिवृद्धि है, और जो साथ साथ गुणों में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है? विकास है। साथियों क्रो क्या परिभाषा देते हैं? बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से लेकर के किशोर अवस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी क्रो ये कह रहा है कि गर्भ काल से लेकर के किशोर अवस्था तक की संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। आइजेंक क्या कहता है साथियों? आइजेंक क्या कहता है कि गर्भकालीन जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और परिपक्व अवस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
इतना कोई खास मोस्ट नहीं है। लेकिन अब अभिवृद्धि और विकास इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से सवाल बन सकता है। अभिवृद्धि का स्वरूप अगर बात करें तो अभिवृद्धि यानी कि मेरी लंबाई बढ़ रही है, बाह्य है। अभिवृद्धि का मतलब इस तरह से याद रखना है आपको, लंबाई से याद रखना है। विकास का मतलब हो गया आपके अंदर के जो गुण भी है उनकी बात हो रही है। यानी अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होगा, बाह्य होगा, जबकि विकास का स्वरूप बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक दोनों होगा। अभिवृद्धि केवल छोटा सा है, संकुचित क्षेत्र है, जबकि विकास क्या है साथियों, व्यापक है, पूरा का पूरा क्या है, व्यापक क्षेत्र है। अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, ध्यान देना, अभिवृद्धि कुछ समय बाद में रुक जाती है साथियों, जबकि विकास की क्या होती है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को ध्यान रखती है, लेकिन विकास क्या होता है, संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। मैंने कहा है अभिवृद्धि का मतलब आपको लंबाई याद रखना है, और विकास का मतलब आपके लंबाई के साथ साथ जो आपके गुण है वो भी याद रखने हैं साथियों। अभिवृद्धि को सीधे नापा जा सकता है, यानी लंबाई है तो नापा जा सकता है, लेकिन विकास को आप नहीं नाप सकते। अभिवृद्धि का संबंध केवल और केवल आकार बढ़ने से, आपकी लंबाई के बढ़ने से, जबकि इसका संबंध विकास का क्या है, संपूर्ण परिवर्तनों से है। अभिवृद्धि परिणात्मक है, परिणाम देती है, जबकि विकास क्या, परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक गुण के बारे में बात की जाती है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास क्या होते हैं, विनाशात्मक होता है। ध्यान देना, रचनात्मक क्या है चीज साथियों, और विनाशात्मक क्या है। रचनात्मक पक्ष वह है जो व्यक्ति को किशोर अवस्था की तरफ ले जाते हैं, रचनाएं करते हैं शरीर में किशोर अवस्था की तरफ। किशोर अवस्था में ही तो सभी रचनाएं होती है। तो विकास के रचनात्मक पक्ष से मतलब है कि जो व्यक्ति को किशोर अवस्था की तरफ लेके जाए वो रचनात्मक है, जबकि जो आपको प्रौढ़ावस्था की ओर, बुढ़ापे की ओर लेकर जाए वो क्या है साथियों, विनाशात्मक है, आपकी शरीर का विनाश कर रहे हैं वो। तो देखो साथियों, इसके बाद में है जीवन की शुरुआत में माता पिता से आए कुल 2 गुणसूत्र के मानव लिंग का निर्णय होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, पिता से कौन सा मिलता है, XY मिलता है, और माता से कौन सा मिलता है, XY। तो जब भी लिंग निर्धारण होगा तो Y यानी पिता की वजह से ही लिंग निर्धारण होता है साथियों। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है। एक निश्चित दिशा में विकास किसी को हो रहा है तो वो लगातार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। साथियों हम बात करें, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास का कोई ना कोई टारगेट बनाकर होता है साथियों। अब विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, विकास में क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में, पुराने चिन्हों में, नवीन चिन्हों में क्या होता है, परिवर्तन होता है साथियों। इसका कोई मोस्ट अपने सवाल नहीं है। अब विकास के नियम, यहां से सवाल बन सकता है साथियों। निरंतरता का नियम, लगातार विकास क्या होता है, निरंतर और सतत चलता है, एक निश्चित पथ में लगातार चलता रहता है साथियों। अगर मैं बात करूं, अब वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक समान नहीं होती है। वृद्धि और विकास, ध्यान देना, लंबाई हो सकता है कुछ समय बाद में रुक जाए, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। व्यक्तिगत अंतर के कारण विकास और वृद्धि, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लंबाई बढ़ सकती है, विकास भी अलग अलग हो सकता है साथियों। क्रमबद्धता का नियम या निश्चित श्रृंखला का नियम, विकास एक निश्चित श्रृंखला में ही चलता है, क्रमबद्ध तरीके से चलता है। अगर बात करें परस्पर संबंध का नियम, शारीरिक व मानसिक विकास में संबंध, निश्चित दिशा का नियम, यह निश्चित दिशा में होता है। तो यहां से मस्तकोद्मुखी याद रखना साथियों, मस्तकोद्मुखी यानी कि विकास हमेशा सर से लेकर के पैर की तरफ होगा। मस्तकोद्मुखी का मतलब हो गया मस्तिष्क से पैर की तरफ हमेशा विकास होता है। सबसे पहले अगर विकास होगा तो मस्तिष्क का होगा, उसके बाद में पैर की तरफ जाएगा। इसके बाद में है एक और है स्पेंडुलोमुखी, प्रोक्सिमोडिसल। प्रोक्सिमोडिसल और मस्तकोद्मुखी, देखो मैंने 2 अंडरलाइन करे, ये दोनों याद रखने, जो पूरा का पूरा ऊपर वाला याद रहता तो भी ठीक है, नहीं रहता तो भी ठीक है। मस्तकोद्मुखी का मतलब हो गया मस्तिष्क से लेकर के पैर की तरफ, जबकि प्रोक्सिमोडिसल का मतलब हो गया विकास बीच से होते हुए बाहर की तरफ होगा, बीच से बाहर की तरफ निकलेगा विकास, मध्य से बाहर की ओर होता है, केंद्र से सिरों की ओर होता है साथियों विकास। इसके बाद बात करें साथियों विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए मोटा मोटी बात करो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक 2 रहेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम वो रहेगा जो अपने परिवार से, जो अपने वंश से जो प्रभावित होते हैं वो, और वातावरण का रहेगा जो अपने विद्यालय वगैरह ये जो रहते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है यहाँ बालक में अपने माता पिता व पूर्वजों के जो शारीरिक, मानसिक व अन्य किसी प्रकार की विशेषता जन्म गर्भधारण के समय प्राप्त होती है, उसे ही वंशानुक्रम आनुवांशिकता कहते हैं। सबको पता होगा वंशानुक्रम के द्वारा ही विकास को प्रभावित किया जा सकता है साथियों। अब वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत दिए, बिजमैन ने क्या कहा है साथियों, वो देना कि जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। ये कौन कहता है, बिजमैन। जो गुण होते हैं दादाजी से पिताजी में आएंगे, पिताजी से आप में आएंगे, आपसे फिर आपके संतानों में जाएंगे साथियों, ये कौन कहता है, बिजमैन। अगला है उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत, उपार्जित गुणों का बालक में हस्तांतरण नहीं होता है, ऐसा कौन कहता है, बिजमैन। उपार्जित मतलब होता है जो बाहर से ग्रहण किए हैं वो अगली पीढ़ी में नहीं जाने वाले साथियों,
जो आपने कोई मान के चलो कोई कला सीखी, हाथ की कला सीख ली, आपने सिलाई सीख ली, वो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी वैसे की वैसी सिलाई सीख पाए साथियों। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, अर्जित गुणों का बालक में हस्तांतरण होता है, इसका सिद्धांत ये इसके पक्ष में कौन है? लेमार्क है। बिजमैन इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन लेमार्क इसके पक्ष में है साथियों। गोल्टन का जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, गोल्टन ये कहता है कि बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से नहीं होकर पूर्वजों से होता है। गोल्टन ये कहता है कि ये जो गुण मिल रहे हैं जरूरी नहीं कि माता पिता के ही हो, ये पूर्वजों यानी दादा दादी नाना नानी के भी हो सकते हैं साथियों। अगला है मेंडल का नियम। मेंडल ने जो नियम दिया है सफेद चूहों पर, मेंडल ने सफेद चूहे मटर के दाने पर प्रयोग करा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें भी भिन्न भिन्न हो सकती है। मेंडल ने मटर के पौधे पर लक्षण करे थे, प्रयोग करा था उन्होंने, इसलिए मेंडल को क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक भी कहता है मेंडल को। मेंडल ने मटर के पौधे पर चयन करा और उन्होंने पहला एक जो 3 नियम दिए थे। पहला नियम था समानता का नियम या प्रभाविता का नियम, माता पिता के समान संतान होगी, ये पहले नियम के अनुसार होता है। दूसरा नियम था पृथक्करण का, माता पिता से कुछ संतान भिन्न हो सकती है, जरूरी नहीं कि माता पिता की जैसी एज इट इज हो साथियों। तीसरा था स्वतंत्र अफीवन का नियम, माता पिता से विपरीत भी हो सकती है। पहला उन्होंने दिया कि माता पिता के समान संतान होगी, दूसरा उन्होंने कहा माता पिता से थोड़ी भिन्न हो सकती है, जबकि तीसरे में उन्होंने कह दिया कि माता पिता से क्या होगी साथियों? बिल्कुल ही अलग संतान होगी। तीसरे को क्या कहा गया? स्वतंत्र अफीवन का नियम। स्वतंत्र अफीवन का मतलब हो गया माता पिता की पीढ़ी का बच्चे की पीढ़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अलग रहेगी, दोनों स्वतंत्र रहेंगे। पहला वंशानुक्रम हो गया। दूसरा वातावरण, यह विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारण है। वातावरण का मतलब होता है जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए उसी को अपन क्या कहते हैं साथियों? वातावरण कहते हैं। अनुकूल वातावरण में व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है तथा प्रतिकूल में विकास क्या होता है? बाधित होता है। अगर आपको एनवायरमेंटल पढ़ने का अच्छा मिल रहा है तो आपके जरूर है 100% है कि नंबर बढ़ेंगे एग्जाम के रीट पात्रता में। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्किल ऐसा है जो आपको रीट पात्रता की परीक्षा से दूर ले जा रहा है, जो आपको पढ़ने के लिए क्या कर रहा है साथियों? पढ़ने में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है, आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो वो चलते हैं कि ले चल बाहर चलते हैं, घूमने आते हैं, चाय सुट्टा मार करके आते हैं, तो वो साथियों क्या है? प्रतिकूल वातावरण है, वो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं अभी कहता हूं कि 27 तक उनका साथ छोड़ देना, 27 बाद में जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हो साथियों। लेकिन जो मात्र गिनती के अभी 17 से 18 दिन बचे हैं आपके पास, उनसे क्या करना है? प्रतिकूल वातावरण से दूरी बनाकर रखनी है साथियों। रोज क्या कहता है? वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। वातावरण के अंतर्गत बालक एक संगठित ऊर्जा तंत्र है साथियों। वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक आते हैं। पारिवारिक वातावरण, परिवार अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है साथियों। ध्यान देना, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा मैंने बताया था पढ़ाते समय भी, वह शिक्षा है जहां पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा हमेशा विद्यालय से होती है साथियों, जबकि अनौपचारिक शिक्षा आपके समाज से, परिवार से, आपके आस पड़ोस वाले जो व्यक्ति देते हैं, जहां आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, आम बातचीत जो होती है उसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो पारिवारिक वातावरण अनौपचारिक शिक्षा का है। मां के द्वारा बालकों में संस्कार का निर्माण किया जाता है। अर्थात फ्रोबेल, जो ध्यान रखना, फ्रोबेल जो कहता है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। माताएं क्या है? आदर्श अध्यापिकाएं हैं। तो माताओं को आदर्श अध्यापिकाएं किसने कहा है? फ्रोबेल ने कहा है। फ्रोबेल ने क्या कहा है साथियों? कि माताएं क्या है? आदर्श अध्यापिकाएं होती है। तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। पेस्ट्रोलॉजी क्या कहता है साथियों? परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? परिवार है। बालक का फर्स्ट स्कूल कौन है? परिवार है। बालक की फर्स्ट टीचर कौन है? उसकी माँ है। ध्यान देना दोनों सवाल। बालक के आदर्श अध्यापिकाएं कौन है? माता है। अगर बात करें बालक की पहली टीचर कौन है? माता है। बालक की पहला स्कूल कौन है? उसका परिवार है या घर है। अब फिर है अगला विद्यालय वातावरण। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, यहाँ आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा। विद्यालय में अहम भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षक को शिक्षण प्रदान करने के महत्वपूर्ण धुरी माना जाता है। बालोद्यान, ध्यान देना, फ्रोबेल ने शिक्षक को क्या कहा है? बालोद्यान का कुशल माली। जो उन्होंने फ्रोबेल ने एक विधि दी है किंडरगार्टन, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि टीचर जो है वो माली है, बच्चे जो है वो फूल है, और जो पूरा का पूरा गार्डन है वो क्या है? विद्यालय है। तो वहां ये भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि अपने फ्रोबेल के अनुसार किंडरगार्टन विधि में माली किसको कहा है? तो माली किसको कहा है साथियों? आपके शिक्षक को कहा है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चले अपन साथियों। बालक विद्यालय में जाकर समलिंगी समूह बनाता है, सही बात है, तथा सामूहिक खेल खेलता है। सामूहिक खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता का विकास होता है।
वर्तमान समय में बालक के सामाजिकरण का मुख्य घटक परिवार की अपेक्षा विद्यालय को माना जाता है। परिवार में हो सकता है आपके पास टाइम हो नहीं हो, आप बच्चों को टाइम नहीं देते हो, छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं विद्यालय में क्या करते हैं साथियों, समलैंगिक समूह बनाते हैं। अपने समान जो उनके क्लास के छात्र है उनके साथ समूह बनाते हैं, उनके साथ समय स्पेंड करते हैं और वो ये मानते हैं कि यही है मेरे साथ में जो भी है यही है, उसी के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं और घर पे आते हैं तो उन्हीं की बातें करते हैं अपने माता पिता से साथियों। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम। और वैसे ओरिजिनल में अगर बात करें मानव शरीर का कितना होता है साथियों, लगभग 1400 से 1500 ग्राम होता है। फिर विद्यालय में सामाजिक कौशलों के साथ साथ संज्ञानात्मक कौशलों का भी विकास होता है। सामाजिक कौशल तो बढ़ते ही है विद्यालय में, साथ साथ में संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है साथियों, मस्तिष्क का विकास होना। अगला है सामाजिक, देखो दो तो वंशानुक्रम वातावरण तो हो गए प्रभावित करते हैं, उसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण भी प्रभावित करता है। भौगोलिक, कहीं पे सर्दी ज्यादा है कहीं पे गर्मी ज्यादा है, भौगोलिक की वजह से भी उनका विकास क्या होता है साथियों, प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण है, फिर जनसंचार माध्यम भी क्या होता है, प्रभावित होता है। अब बाल विकास की अवस्था देखो, हरलोक ने कितनी बताई, 11, रोस ने कितनी बताई, 4, जोन्स ने 4 और कॉल सैनिक ने 9 बताई है। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अब शुरू होते हैं साथियों। 3 अवस्थाएं हैं आपके मेन, सबसे अगर मैं बात करूं मोटा मोटी तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, 3 आपको पढ़नी है। तीनों के अंदर से 100% है कि आपके सवाल निकलकर आएगा ही आएगा साथियों, 3 में से एक सवाल निकलकर आ जाएगा साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो पहली अवस्था है आपके शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको कहते हैं शैशवावस्था, इसको पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं साथियों। अगला है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं साथियों। फिर आता है अपना 13 से 18 वर्ष की जो उम्र क्या है, किशोर अवस्था, उसको क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था। और 18 के बाद की जो भी है उसको शारीरिक प्रौढ़ावस्था कहता है साथियों। कौन सी प्रौढ़ावस्था। अब इन पूरी अवस्थाओं में शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे साथियों। पहला शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास मतलब पूरे मस्तिष्क का विकास होता है, संज्ञात्मक मतलब होता है इमोशंस जागृत होते हैं, हंसना खेलना वगैरह जो आपके इमोशंस होते हैं वो बढ़ते हैं। फिर है बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास होता है। क्रियात्मक मतलब आपके हाथ पैर चलना, क्रियाएं करना, आपके गामक क्रियाएं वो होती है शुरू। सामाजिक विकास, समाज में रहना करना आप सीखने लग जाते हैं तो सामाजिक विकास भी होता है। नैतिक विकास, समाज में आपको किस तौर तरीके से रहना है वो आप सीखते हो तो इसको कहते हैं नैतिक विकास। मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास होने लग जाता है इन अवस्थाओं में। बाल विकास और शिक्षा, बाल विकास के साथ साथ में शिक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के साथ में बाल विकास को अगर जोड़ा जाता है तो बच्चे का विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है साथियों। भाषा का विकास भी इसमें होता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोर अवस्था में इन सभी विकासों के संपूर्ण अध्ययन अपन करने वाले हैं साथियों। तो साथियों अगर मैं बात करूं यहां से अब मोटा मोटी, जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होते, जन्म के समय कोई संवेग नहीं होते। 3 माह के अंदर आनंद और क्रोध उसको मिलते हैं साथियों। 2 वर्ष में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय सब कुछ जागृत हो जाता है। शैशवावस्था जो होती है शुरू की उसको सांवेगात्मक विकास, सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है। हंसना खेलना रोना सांवेगिक काल कहलाता है। संवेगात्मक बुद्धि जो होती है अपन ने पढ़ा था, इमोशंस को कहते हैं संवेग। इसका स्वर्णिम काल किसको कहा है साथियों, शैशवावस्था को कहा गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन है साथियों, ध्यान देना हर एक लाइन से सवाल है यहाँ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ चुका है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। यहां से आपके हर एक लाइन से सवाल निकलने वाले हैं साथियों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काल किसको कहेंगे, शैशवावस्था को कहेंगे। सीखने का सबसे आदर्श काल किसको कहते हैं, शैशवावस्था को कहते हैं। यहां पर बालक जितना हो सकता है सीख जाता है साथियों। भावी जीवन की आधारशिला रख लेता है, उसको पता चल जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है। घर वालों को पता चल जाता है कि अपना बच्चा है जो आगे जाकर के क्या कर सकता है या इसके क्या नहीं कर सकता। कहते हैं ना, पूत का पग पालनाम दे के बावड़ी बात एक अवस्था में लागू हुए साथियों। इसको खिलौनों की आयु कहते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट है, खिलौनों की आयु और खेल की आयु दोनों अलग अलग है। शिशु अवस्था में आप क्या करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, जबकि बाल्यावस्था में क्या होता है साथियों, हम खेल खेलते हैं। दोनों अलग अलग है, खिलौनों से खेलना और खेल खेलना। खिलौनों से खेलते हैं किस अवस्था में साथियों, बाल्यावस्था में। सॉरी, शैशवावस्था में खिलौनों से और बाल्यावस्था में खेल खेलते हैं, दोनों का अलग अलग है। इसमें सीखने की आयु भी कहता है क्योंकि छोटा बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, इसको क्या कहते हैं, सीखने की आयु। छोटा बच्चा आपने देखा होगा घर पे हर बात का जवाब कहता है ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि साथियों उसकी जो बुद्धि लब्धि है, जो उसके मस्तिष्क में जो है उसके अंदर पहले से फीड नहीं है।
अगर वो एक बड़ी सी ट्रक देखता तो पूछता है कि डैडी ये क्या है, पिताजी ये क्या है, तो पिताजी उसको समझाते हैं कि ये ट्रक है, इस प्रकार से चलती है, ये इधर उधर से सामान लाने के काम आती है। तो वो जब दोबारा देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये ट्रक है। फिर वो अगले दिन वो कुछ और देखेगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में भी जगह है, उसके मस्तिष्क में जगह है, तो वो क्यों का जवाब ढूंढ ढूंढ के आपके मस्तिष्क को भरना चाहता है। जबकि आप लोगों के मस्तिष्क क्या है साथियों, पहले से इधर उधर के इस जो फरवरी का महीना चल रहा है, इसकी वजह से आपका जो मस्तिष्क है पूरा का पूरा पहले से क्या है, भरा हुआ है साथियों। तो साथियों आपको ये जो फरवरी के महीने की 27 तारीख याद रखनी है, और कोई तारीख याद नहीं रखनी है साथियों। क्या रखनी है? 27 तारीख याद रखनी है, कि 27 तारीख को ही आपका सब कुछ है। जो बीच में कोई तारीख है उसको याद नहीं रखना है साथियों। इसके अंदर संस्कार सिखाए जाते हैं, इसको संस्कार की अवस्था भी कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, चिंतन तो शुरू कर देता है, लेकिन अतार्किक मतलब जो सामने है उसी के बारे में चिंतन करता है, पीछे उसके मस्तिष्क में क्या है उसके बारे में उसको कोई मतलब नहीं है। इसकी विशेषता साथियों, शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होगा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है उसकी, छात्र हर एक चीज का क्यों का जवाब, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, उसके बाद कहते हैं अपन जिज्ञासा बढ़ जाती है। दोहराने की प्रकृति, बार बार दोहराता है हर एक चीज को शेषावस्था में। अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण यानी कि देख देख कर सीखना। अगर आप पानी पीकर हाथ धो रहे हो, पानी को बैठकर पी रहे हो, गिलास से पी रहे हो, गिलास को किस प्रकार रख रहे हो वापस, तो वो बच्चा वैसा ही सीखता है, यानी अनुकरण यानी देख कर सीखता है साथियों। फिर है दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर निर्भर होता है। छोटी इस अवस्था में, शेषावस्था में बालक क्या होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है साथियों। सीमित मात्रा में कल्पना, वो कल्पना तो करता है कि मैं यहां जाऊंगा वो करूंगा, लेकिन उसकी कल्पना का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि उसको इतने दुनियादारी की समझ नहीं होती है। संवेगों का प्रदर्शन, वो हंसना खेलना रोना ये जो है बहुत जल्दी संवेगों का प्रदर्शन कर जाता है साथियों। नैतिक व सामाजिक भावनाओं का अभाव, उसे अभी बाहर की दुनिया का और बाहर के नॉलेज नहीं है, नैतिक विकास नहीं है कि परिवार में किस प्रकार से रहना है, समाज में किस प्रकार से रहना है साथियों। स्वार्थी होता है और सब केंद्रित होता है। साथ में क्या होगा, स्वार्थी तो होगा ही होगा, और केवल खुद के ऊपर केंद्रित रहेगा। छोटे बच्चे को अगर आप चॉकलेट मांगते हो तो नहीं देते हैं साथियों, चाहे आपके पास 5 चॉकलेट उसके पास 1 है, आप उसको कहोगे कि 1 मुझे दे दे, मैं तेरे को 5 दूंगा, लेकिन वो नहीं देता साथियों, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं और सब केंद्रित होते हैं, अपने ऊपर ही केंद्रित रहते हैं, उनको बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। काम प्रवृत्ति होती है साथियों, सिगमंड फ्राइड के अनुसार, यानी काम प्रवृत्ति के जनक कौन है साथियों, सिगमंड फ्राइड है। शिशु विद्यालय में आने के पूर्व आत्म केंद्रित होता है साथियों। जन्म से 8 माह तक शब्दों की संख्या कितनी होती है, 0। 10 माह का शिशु है जो पहला शब्द बोलता है साथियों, ध्यान देना, 10 माह का शिशु पहला शब्द बोलता है। अब शेषावस्था से संबंधित परिभाषा है, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। सिगमंड फ्राइड 4-5 वर्षों में भावी जीवन की नींव रखता है साथियों। ध्यान देना, सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि जो बालक होता है वो शुरू के जो 4-5 वर्ष है उन्हीं के अंदर अपने भावी जीवन की नींव रख लेता है, उन्हीं के अंदर अपने क्या कर लेगा, भावी जीवन की नींव रख लेता है साथियों। उसे आगे जाकर के क्या बनना है, क्या होना है, वो 4-5 सालों में क्या हो जाता है साथियों, पता चल जाता है। वाटसन के अनुसार सबसे पहले भय वे प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। वैलेंटाइन ये कहता है शेषो अवस्था जो है सीखने का आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल। इस वैलेंटाइन डे को आपको सीखने का आदर्श काल बनाना है। क्या आदर्श बनाओगे, 27 फरवरी को आदर्श बनाओगे, तब तो वैलेंटाइन डे सक्सेस है साथियों, वरना वैलेंटाइन डे क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है आपका। तो वैलेंटाइन डे नहीं है, वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन ने क्या करा है कि कहा है कि शेषावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा साथियों, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन क्या है, एकदम आदर्श दिन है। वाटसन ये कहता है कि सीखने की तीव्र अवस्था, वाटसन की सीखने की तीव्रता और अवस्था से काफी अधिक है। शेषावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास की ओर और किसी अवस्था से बहुत अधिक है, यानी कि ये वाटसन ये कह रहा है कि बालक की जो विकास की अवस्था है सीखने की, वो शेषावस्था में बहुत ज्यादा होती है साथियों। गुड एनफ ये कहता है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा लगभग 3 वर्ष तक हो जाता है साथियों। अगर आपके मान के चले आपकी मेमोरी है 10 GB, तो 5 GB जो है वो 3 वर्ष तक भरी जा चुकी है साथियों, गुड एनफ है। जो 3 वर्षों का आधा विकास तक, क्या 3 वर्ष तक आधा विकास क्या है, गुड एनफ है साथियों। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की साथियों। बाल्यावस्था के अंदर उम्र कितनी रहेगी साथियों, 7 से 12 साल रहेगी। इसको क्या कहा जाता है, निर्माणकारी काल। निर्माण होता है यहाँ पर बच्चे के भावी जीवन का, क्या होता है साथियों, निर्माण होता है। इसको अनोखा काल भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, अनोखा काल भी कहा जाता है।
प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं साथियों, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। सबसे पहले स्कूल जाना इसी में शुरू करता है। अब ध्यान देना, ये ध्यान देना साथियों, खिलौनों की आयु तो शैशवावस्था और खेल की आयु किसको कहा जाता है साथियों, बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब बात करें शैक्षिक दृष्टिकोण से, यह सबसे महत्वपूर्ण काल है। शैक्षिक दृष्टिकोण से क्या साथियों, महत्वपूर्ण काल है। इसके बाद बात करें गैंग एज, यहाँ पर इस एज में क्या करते हैं छात्रों, टोली बनाने की उम्र आ जाती है। छात्र क्या करते हैं, दल समूह टोली बना करके शिक्षण करते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल का मतलब होता है साथियों अपने आप को सब कुछ मानना, वो मिथ्या एक भ्रम में रहते हैं। छात्र क्या रहते हैं, भ्रम में जीते हैं इस मिथ्या परिपक्वता के काल में। गेम एज, खेल की भाइयों होती है, मूर्त चिंतन की अवस्था शुरू हो जाती है। एक तो होता है अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन दोनों अलग अलग। अमूर्त का मतलब जो सामने है उसी के बारे में चिंतन, अब मूर्त का मतलब क्या हो गया, जो पीछे है उसके बारे में भी हम सोचने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलने लग रहा है बच्चों का, क्योंकि अब उम्र कौन सी आ रही है साथियों, 7 से 12 साल आ रही है। कल्पना विकास तीव्र हो जाता है, भाषा का विकास भी तीव्र। अब देखना विशेषता है, इसमें क्या होता है, शारीरिक मानसिक होगा, जिज्ञासा होगी, रचनात्मक, निरुद्देश्य, संग्रह, निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं। छोटे बच्चे देखोगे कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो सुबह से शाम तक क्या करते हैं, घूमते रहता है साथियों। इस उम्र में चोरी करना व झूठ बोलना सीख जाता है छात्रों, चोरी करना व झूठ बोलना सीख जाता है। कौन से में, बाल्यावस्था में। नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, भाई बहनों में झगड़ा होने लगता है, प्रशंसा की इच्छा होती है। इनकी अगर तारीफ के भूखे होते हैं इस अवस्था में छात्र, इस अवस्था में अगर आप इनकी तारीफ कर दोगे तो वो क्या रहते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, दो छात्रों में क्या होती है, बहुत ही कंपटीशन की फाइट होती है कि इसके इतने नंबर आए तो क्यों आए, मेरे इतने नंबर आए तो क्यों आए, ये इस गेम में ज्यादा है, मैं इससे पहले ये काम करूंगा, वो वाली भावना साथियों। हीन भावना का शिकार होते हैं। हीन भावना, अगर राम और श्याम के बीच कंपटीशन है, राम अगर फर्स्ट आता तो श्याम क्या हो जाएगा, हीन भावना का शिकार होता है साथियों। जाति भेद, अर्थभेद और लिंग भेद, समलिंगी समूह बनाते हैं। नेता बनने की इच्छा होती है, इस उम्र के अंदर अपने ग्रुप का लीडर बनने की इच्छा होती है कि मैं इस ग्रुप का लीडर रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, इसके बारे में रहता है साथियों। संवेगों का नियंत्रण रहता है, खेल में रुचि रहती है इस अवस्था में। अब यहाँ पे बाल्यावस्था से संबंधित कथन किस किस ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है साथियों। साथियों यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं। अगर क्लास में आपको एंजॉय लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये क्लास वास्तव में हमारे लिए फायदेमंद है, तो आपको बस क्या करना है, एक शेयर करना है इस क्लास को, एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि एक जो छोटी सी क्लास है उसके अंदर आपके बाल विकास की पूरी अवस्था, पूरी का पूरी यूनिट करवाई जा रही है साथियों। ब्लेयर, जॉनसन व सिम्पसन, इनके अनुसार क्या कहता है कि शैक्षिक दृष्टि से योग से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण या कोई अवस्था नहीं है। पढ़ने की दृष्टि से, क्योंकि इसी अवस्था में सबसे पहले छात्र स्कूल जाना शुरू करता है, तो पढ़ने की दृष्टि से सबसे बेस्ट कौन सी है साथियों, ये अवस्था है बाल्यावस्था। तो बीजेएस ने शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण माना है साथियों। रोज, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, तो रोस ने क्या कहा साथियों, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है किसको, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किलपैट्रिक, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। प्रतिद्वंदात्मक मतलब तो दो बच्चों के बीच में जो कंपटीशन होता है उसका काल है, ये कहता है किलपैट्रिक। कॉल व ब्रूस, कॉल व ब्रूस क्या कहते हैं, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो कोल ने बाल्यावस्था को क्या कहा है साथियों, अनोखा काल। कोल ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है साथियों। स्टैंग, स्टैंग, ऐसा कोई ही शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। 10 वर्ष का जो बालक है लगभग लगभग सब गेम खेल चुका होता है। 10 वर्ष का बालक खेल में स्टंट या स्टैंग दिखाता है। अब देखो तार्किक चिंतन और अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन तो मतलब होता है जो आपके सामने उसी के बारे में आप चिंता करते रहते हो कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन तार्किक चिंतन जो होता है उच्च प्रकार का होता है। क्या होता है, उच्च प्रकार का चिंतन जिसका संबंध समस्या के समाधान से होता है। अगला देखो साथियों, किशोर अवस्था। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं अपन क्योंकि क्लास वरना लंबी हो जाएगी साथियों। किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष तक की जो उम्र है उसको कहते हैं किशोर अवस्था। जीवन का सबसे कठिन काल होता है, तूफान का काल भी कहा जाता है। उलझन की अवस्था, आंधी तूफान का, तनाव का, दुखी अवस्था, तार्किक चिंतन, द्रुत तीव्र विकास होता है। स्वर्ण काल भी कहा जाता है इसको। बसंत ऋतु, समस्याओं की आयु, मैत्री संबंध। अब देखिए पूरा का पूरा जो जिंदगी उथल पुथल होती है आपकी वो किशोर अवस्था में होती है। पूरा शारीरिक चेंज होता है, मानसिक चेंज होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चारों ओर से आपके ऊपर प्रेशर आता है, इसलिए उलझन का काल, अनोखा काल, और इसको क्या कहा जाएगा साथियों, तूफान का काल भी कहते हैं। इसकी विशेषता है चहुमुखी विकास होता है। क्या होता है, चहुमुखी विकास। अथवा शारीरिक तो होगा ही होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक होगा, संवेगात्मक विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास अर्थात तर्क वितर्क आप करना शुरू कर देते हो, चिंतन करना शुरू कर देते हो, इसलिए बुद्धि का क्या होता है साथियों, सबसे ज्यादा विकास होता है।
व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता होती है, कल्पना का बाहुल्य, दिवस पर वीर पूजा नायक पूजा की प्रवृत्ति, यानी अपना हीरो मान लेता है कि मुझे तो इस फिल्म में इस हीरो को मैंने देखा, इसकी तरह मुझे बनना है, मुझे तो स्वामी विवेकानंद की तरह बनना है, मुझे तो मोदी जी की तरह बनना है। तो उनका एक वो क्या करते हैं, अपने आप के किसी न किसी को लीडर मान लेते हैं कि मुझे तो विराट कोहली की तरह बैटिंग करनी है, मुझे तो रोहित शर्मा की तरह करनी है। तो अपने क्या करते हैं, एक न एक किसी को आइडियल मान लेते हैं साथियों। पीढ़ियों के अंतर के कारण विचारों में मतभेद होता है, समायोजन का अभाव होता है। इसमें समायोजन का अभाव का मतलब होता है एडजस्टमेंट। छात्र जो होते हैं किशोर अवस्था में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं साथियों। अगर उनका रूम है, रूम भी किसी के साथ शेयर करते हो तो वो क्या करते हैं साथियों, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस उम्र में ऐसा ही होता है कि हार्मोन्स जो उछाल मारते हैं, तो छात्र जो है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठता, क्योंकि उनके हार्मोन उछाल मार रहे हैं साथियों। और अब आप सब तो गुजरे हुए हो, तो आप सबको पता होगा किशोर अवस्था बहुत ही, मतलब उस समय तो ये लगता है कि जो भी हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा दुनिया सब कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है, जो हूं सबका लीडर मैं ही हूं। मानसिक स्वतंत्र विद्रोह की अवस्था, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है साथियों। स्वतंत्र सोच बढ़ती है, ईश्वर व धर्म में विश्वास और अविश्वास दोनों होता है, समाज सेवा देशभक्ति की भावना जागृत होती है, सामाजिक चेतना होती है, विचारों व संवेगों में परिपक्वता, अपने से बिछड़ने का कम होता है। इस अवस्था में जो अपने से बिछड़ते हैं ना, किशोर अवस्था में बहुत जल्दी हवा भी लगती है, मिल भी गए और बिछड़ते हैं तो क्या होता है, दुख भी होता है साथियों। इसमें समझ संवेगात्मक परिवर्तन बहुत तेज गति से होते हैं, आवाज वगैरह चेंज हो जाती है, आपने देखा होगा। इसमें समलिंगी विषमलिंगी समूह भावना होती है, नेतृत्व विधायकता का विकास, स्व पहचान। अब देखिए जो मैंने लाइन टू लाइन लिखे ना, वो वैसे भी आपको पढ़ते ही समझ में आ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। बाल्यावस्था में क्या क्या होता है, लाइन टू लाइन लिखा है। किशोर अवस्था में क्या क्या होता है, इसमें मतलब इतना समझाने की जरूरत नहीं है। समस्यात्मक बालक होता है, आत्मनिर्भर बन जाएगा, आदर्शवादी बन जाएगा, आत्मचिंतन होगा, आत्मनिर्भर बनने की व्यवसाय चुनाव की चिंता होगी, आत्मसंपर्क की भावना होती है, काम प्रवृत्ति होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होने लग जाती है साथियों। मूर्त और अमूर्त, मूर्त का मतलब जो सामने की तरफ है साथियों, और अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो अपने पीछे जो माइंड में है, जो थोड़ा बड़ा वाला चिंतन है। मूर्त और अमूर्त का थोड़ा सा ध्यान देना साथियों। अब बात करते हैं किशोर अवस्था से संबंधित कथन किस किसने क्या कहा है। स्टैनली हॉल कहता है कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान का एवं संघर्ष का काल है। तो यानी कि स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को क्या कहा है, संघर्ष का काल कहा है साथियों। किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। स्कीमा किसी भी क्रिया के समानांतर की जाने वाली मानसिक क्रिया, इसको जीन पियाजे ने कहा है। स्कीमा मतलब आपके, अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे तो रेट पात्रता 27 फरवरी को मैं एग्जाम देने गया तो वहां पर पेपर देखा, पेपर देखते इतना सरल आया कि मेरे को लगा कि सर जो श्री श्याम क्लासेज में पढ़ा वो तो मैंने सब कुछ मुझे याद है, पेपर में एज इट इज वहीं की वहीं से प्रश्न आ रहे हैं और मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ये क्या बना, आपकी इमेजिन चलने लग गई, आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, आप एग्जाम पेपर देने लगे। इसको को क्या कहते हैं साथियों, स्कीमा। मतलब पूरी की पूरी पिक्चर बन जाना आपके माइंड में, इसको कहते हैं स्कीमा। और ये इसकी खोज किसने करी है, जीन पियाजे ने बताया साथियों। वैलेंटाइन ने आपके किशोर अवस्था की क्या परिभाषा दी है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। अपराध पर वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन सीखने का आदर्श काल शिशु अवस्था हो गया। अब किशोर अवस्था में आप कुछ ना कुछ पाप करोगे, इसलिए उसको वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति की क्या है, सबसे मोस्ट है कठिन, यानी विकास बहुत ज्यादा जल्दी आप क्या कर सकते हो, अपराध कर सकते हो साथ ही इस उम्र में। किलपैट्रिक कहता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल। तो कठिन काल किसने कहा है साथियों, किलपैट्रिक ने जीवन को किशोर अवस्था का सबसे बड़ा कठिन काल कहा है। अब है विकास के प्रमुख सिद्धांत साथियों। एक टॉपिक अपना अवस्थाएं पूरी हो चुकी है, क्लास को टाइम हो चुका है लगभग अपने 30 से 32 मिनट। और किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था और शिशु अवस्था, यहां से 100% है कि आपके 2 सवाल निकलकर आ सकते हैं एग्जाम में। अभी तक जितना पढ़ा है 2 सवाल निकलकर आएंगे साथियों। अब है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक और लॉरेंस कोल्बर का नैतिक विकास। ये जो 6 सिद्धांत है, यहां से भी कम से कम 2 सवाल निकल कर आएंगे ही आएंगे साथियों। तो इनको भी क्या करना, थोड़ा सा आराम से समझना है। सबसे पहले मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड, निवासी वियावा ऑस्ट्रेलिया के थे। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई है साथियों। मन की कितनी अवस्थाएं बताई है, 3। चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन। आपके पूरे के पूरे मस्तिष्क का 1/10 भाग, जो आप अभी मेरी क्लास देख रहे हो, एक्टिव हो बिल्कुल, ये पूरे मस्तिष्क का सिर्फ 1/10 भाग होता है। जो सामने आप एक्टिव हो ना,
वो चेतन मन कहलाता है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे 10 भागों का एक हिस्सा होगा। कितना होगा साथियों? एक ही हिस्सा होता है। मस्तिष्क के जागृत अवस्था होती है। अचेतन मन जो होता है, पीछे आपके बहुत सारी चीजें चल रही है मस्तिष्क में, उसको कहते हैं अचेतन मन। और वो क्या होता है? बड़ा पार्ट होता है। तो 9 हिस्से पूरे मस्तिष्क के, 10 में से एक हिस्सा जागृत और 9 हिस्से क्या रहेंगे? आपके अचेतन मन के रहेंगे साथियों। फिर अर्धचेतन। अर्धचेतन में क्या होता है? दोनों मस्तिष्कों के बीच की अवस्था होती है साथियों। अब देखो, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना की 3 अवस्थाएं बताई, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको पूरे उदाहरण से समझाया गया साथियों। इड का मतलब होता है सुखवादी सिद्धांत, इच्छाओं का भंडार ग्रह। यानी कि बाजार गए आप, सेव दिखी, आपको सेव खाने की इच्छा हुई आपकी, अब सेव खाने की इच्छा हुई। अब दूसरा है ईगो। ईगो का मतलब होता है वास्तविक सिद्धांत, समायोजन का आधार। अब आपको क्या हुआ? पैसे नहीं है, सेव चोरी करने की आपने सोची, उसको कहता है ईगो, यानी वास्तविक सिद्धांत समायोजन का। लेकिन आदर्शवादी सिद्धांत ये कहता है कि ये जो है आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है, यानी चोरी करना पाप है, ये क्या कहलाता है? सुपर ईगो। तो आपके सिगमंड फ्राइड ने मस्तिष्क के बारे में बताया कि व्यक्तित्व संरचना की 3 दृष्टि से अवस्थाएं होती है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां भी बताई है, जीवन और मृत्यु। कौन सी? जीवन और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। अब साथियों, स्वमोह, नार्सिसिज्म, इसकी एक कहानी भी चलती है कि जब नदी के अंदर वो जो राजा है जो पानी पीता है, वो अपने वो सबसे पहले अपना चेहरा वगैरह देखता है तो वहीं पर मोहित हो जाता है और वहीं पर मृत्यु होने की ऐसी कोई कहानी है। तो आपको स्वमोह से मतलब है नार्सिसिज्म की अगर शब्द आए तो खुद से मोह होना। खुद इतना सुंदर है कि जब उसने पहली बार अपनी परछाई पानी में देखी तो उसी पर मोहित हो गया साथियों। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि, ध्यान देना, ओडिपस ग्रंथि किसमें पाई जाती है? लड़कों में, जिसकी वजह से लड़के क्या करते हैं? अपनी माताओं से प्रेम करते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें होती है साथियों? लड़कियों में। इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें होती है? लड़कियों में, जिसकी वजह से लड़कियां अपने पिता से प्यार करती है। लिबिडो, लिबिडो ग्रंथि होती है जिसकी वजह से काम प्रवृत्ति जागृत होती है। काम प्रवृत्ति जागृत होती है किसकी? लिबिडो प्रवृत्ति से। शेषो कामुकता, शिष्य जूंग के साथ मतभेद हो गया था इनका। फिर है मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, ये भी सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये पूरा का पूरा सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है साथियों? काम प्रवृत्ति पर। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि बालक के विकास की उसकी काम शक्ति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। काम शक्ति बालक में जन्म से पाई जाती है तथा इसका स्वरूप भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। मुख्य अवस्था देखो, सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई है आपके काम प्रवृत्ति की। पहला मुख्य अवस्था 0 से 1 वर्ष की, गुद्दी अवस्था 1 से 3 वर्ष तक की। इसमें बच्चे आक्रामक होते हैं, जिद्दी होते हैं, अशांत होते हैं, धारणात्मक। 1 से 3 वर्ष के बालक क्या होता है? बहुत ही ज्यादा आक्रामक होते हैं, बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। अगला लैंगिक अवस्था, इसमें 3 से 6 वर्ष के होते हैं। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। ओडिपस मतलब लड़कों में होती है, वो अपने पिता से प्रेम करते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है। अब देखो याद कैसे रखना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लड़कियों के ऊपर भी चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज होता है। कब क्या भड़क जाए कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो लड़कियों में भी कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपने क्या करती है? पिता से प्रेम करती है साथियों। जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद होती है। काम शक्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति में होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि की मैंने बताई दिया आपको साथियों। अगली बात करें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का दिया। जीन पियाजे का साथियों पूरा विस्तार से एक अपने आगे की तरफ पूरा का पूरा विस्तार से मैंने बता रखा है, फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार। बाल विकास में गर्भकाल से लेकर के किशोर अवस्था तक के होने वाले विकास को अध्ययन किया जाएगा। विकास का प्रारंभ गर्भ अवस्था से होता है। संज्ञान विकास कहां से शुरू होता है साथियों? शैशव अवस्था से। अब देखिए इसकी 4 अवस्थाएं दी गई। संवेदी, पेशीय, इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष की। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इस उम्र में कैसे सीखता है साथियों? जो छोटा बच्चा होता है, शारीरिक क्रिया, हाथ पैर हिलाना, आंखें मटकाना, देखकर एक स्माइल करना, इससे क्या होता है? वो सीखता है कुछ ना कुछ। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर और स्पर्श करके, गंध के द्वारा वह स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वह छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, माँ, पा, इस तरह से वो बोलता है साथियों। इस अवस्था में वस्तु का स्थायित्व का अभाव होता है। शिशु परिचितों पर मुस्कान के साथ स्वागत करता है और जो परिचित नहीं है उनको देख करके वो क्या करता है कि चेहरा अलग से बनाता है साथियों। शिशु अपनी परछाई के साथ क्रीड़ा करता है पूरे दिन। मूर्त यानी प्रत्यक्ष यानी सामने होगा। देखो मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है, अब कई जगह आएगा। मूर्त मतलब जो अभी आप सामने हो, आप मेरी क्लास देख रहे हो, चिंतन कर रहे हो कि क्या होगा क्लास में, क्या नहीं होगा, तो ये तो क्या है? मूर्त चिंतन है। और अमूर्त चिंतन,
अब आपके सामने मेरी क्लास नहीं चल रही, लेकिन आपको पता है कि अगर श्री श्याम क्लासेज की क्लास आएगी तो वो छोटी क्लास में बहुत ही बढ़िया मैटर लेकर के आएंगे। तो ये क्या है, अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन मतलब पीछे की तरफ कोई ना कोई चिंतन चल रहा है, उसको अमूर्त चिंतन, और सामने है उसको मूर्त चिंतन। अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क में खेलने खिलौने, देखो यहाँ पे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं जो बताई है, एक तरह से वही है आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से संबंधित ही पूरी की पूरी रखी है साथियों। बस आपको नाम याद रखने इनके। वे अक्षर लिखना, गिनती करना, रंगों के, अब स्कूल जाने लग गया, 2 से 7 वर्ष का है, तो वो सब कुछ सीख जाता है धीरे धीरे, हल्की भारी का ज्ञान होने लग जाता है उसको, माता पिता की आज्ञा मानता है, पूछने पर नाम बताता है, घर के छोटे मोटे कार्य करता है, मदद करता है, सीख जाता है। इस अवस्था में शिशु तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, सोच विचार इतना नहीं कर पाता है छात्र, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु स्थित तो निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव मानने लगता है। जो छोटे गुड्डे गुड़िया होते हैं ना, उनकी शादियां करवाना, उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, वो सब कुछ जो निर्जीव वस्तु है उनके अंदर भी वो सजीव मानने लग जाता है साथियों। नर्सरी स्कूल की एज, इस पहली बार स्कूल जाने लग जाता है, 7 वर्ष का छात्र है तो एनईपी के तहत तो आपने देखा होगा 3 से 6 वर्ष के बालक किस विद्यालय में जाते हैं, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी को क्या कहा जाता है, बच्चों की फुलवारी कहा जाता है। अगला है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष के साथियों। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत होने लग जाती है। मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं तक सीमित नहीं रहती है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त से वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। चिंतन तो शुरू हो जाता है, लेकिन वो चिंतन सिर्फ और सिर्फ मूर्त यानी सामने जो वस्तु है वहीं तक सीमित रहेगा। वह अपने सामने स्थित तो 2 वस्तुओं के बीच तुलना करने लग जाता है, और मूर्त चिंतन की अवस्था नाम से भी जाना जाता है। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान देना साथियों, 12 वर्ष के बाद चालू होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है साथियों। अगला देखो, इसमें जो मोस्ट है, इतना खास नहीं है, वाइगोत्स्की का इंपॉर्टेंट है साथियों, देखना। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन का याद रखना है। आपके जीन पियाजे ने किसके आधार पर बताया, अब जैसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा, सामाजिक कारक में भाषा का प्रभाव पड़ता है आपके विकास पर बहुत ज्यादा, मतलब सामाजिक विकास और सामाजिक कारक और भाषा का जो फर्क पटका है ना, वो किसने पटका है, वाइगोत्स्की ने। तो बस इतना से याद रखना। इस सिद्धांत कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ साथ अंत्यक्रिया के माध्यम से संज्ञानात्मक जिसका बल देता है, इसलिए सिद्धांत को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। साथियों करना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट जो लाइनें आपको समझ आ रही है उसको हाईलाइट करना है, उसको याद करना है। जो आपको लग रहा है कि सर यार थोड़ी सी मुश्किल है, उसको छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है, कोई मेरिट में अंदर नहीं आना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है साथियों, पात्रता पास करनी है। अगला सवाल है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन ने नवीय फ्राइडवादी माना, इसको नवीय फ्राइडवादी मानते हैं। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने जो काम प्रवृत्ति के ऊपर दिया था, एरिक्सन को भी क्या माना जाता है, नवीय फ्राइडवादी, क्योंकि एरिक्सन ज्यादातर किससे सहमत थे, सिगमंड फ्राइड से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात पर सहमत नहीं थे। वो कौन सी बात थी, कि काम प्रवृत्ति की साथियों। सिगमंड फ्राइड बाल विकास काम प्रवृत्ति पर निर्भर है, जबकि एरिक्सन का किसके ऊपर निर्भर है, सामाजिक अनुभूतियों पर। इस सिद्धांत में 8 अवस्थाएं दी है साथियों, ध्यान रखना 8 अवस्थाएं दी है। विश्वास अविश्वास की अवस्था 0 से 2 वर्ष की। यहां से जो अपन को याद रखना है ना, 12 वर्ष तक के छात्रों की बात करेंगे अपन, यहां तक याद रखना है। 3 से 4 के स्वतंत्र संदेह की, 5 से 6 में आत्मबल अपराध भाव, और 7 से 12 परिश्रमहीनता की अवस्था। ज्यादा वाले जो अपने स्कूल से बाहर निकल जाएंगे उसके बाद के अपने काम में नहीं आएगी साथियों। अब देखो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत साथियों। लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना अनिवार्य है। बालक को अगर समझना है, बालक के नैतिक विकास को अगर जानना है, तो उसके साथ तर्क वितर्क करो, उसके साथ बातचीत करो, तो आप क्या करोगे, जल्दी समझ में चाहोगे उस बालक को। इसकी 6 अवस्थाएं बताइए, प्री कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। देखो साथियों यहां पर अगर बात करें, अब यहां पर इतनी मोस्ट अपने अवस्थाएं नहीं है। अब एक सवाल है इसमें, खिलौनों की अवस्था। खिलौनों की अवस्था किसको कहते हैं साथियों, शैशवावस्था को कहते हैं, सही बात है। लेकिन अगर ऑप्शन इस प्रकार से, संवेदी पेशी अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उम्र कितनी हो जाएगी, 2 से 7 वर्ष। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12, इसके अंदर संचय वगैरह आ गए। ध्यान देना अलग अलग अवस्थाओं के नाम दिए गए साथियों। तो साथियों आज की ये क्लास थी बाल विकास के ऊपर है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे
मातरम।